नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और मोहन यादव शामिल होंगे। सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। चर्चा दो उप मुख्यमंत्री के नाम की भी चल रही है। एक अनिल विज, जो 7वीं बार अंबाला कैंट से विधायक बने हैं। दूसरा कोई दलित नेता उप मुख्यमंत्री हो सकता है। जिन लोगों के मंत्री बनने के कयास लग रहे हैं, उनमें राव नरबीर सिंह, सावित्री जिंदल, मूलचंद शर्मा, आरती राव, कृष्ण पवार, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर कृष्ण कुमार, सुनील सांगवान और महिपाल ढांडा, हरविंदर कल्याण शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हट गया है। अब सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली नई सरकार बुधवार को शपथ ले सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन विजयी हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन के नेता के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला का केंद्र शासित प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना तय है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित पहले का आदेश निरस्त हो गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। ये कदम जून 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गिरने के बाद उठाया गया था, जब भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 10वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत आज दोपहर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। इस बैठक के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी आज होने वाली वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है। फैमा ने कहा है कि वे इस बैठक के परिणाम पर नजर रखे हुए हैं। इसके मद्देनजर वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार को एक दिन के लिए 15 अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बैठक में संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो 15 अक्टूबर से आगे पूर्ण बहिष्कार के साथ आगे बढ़े। इसके साथ ही आईएमए ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है, उनमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता के पंडाल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले के श्यामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उपद्रवियों का एक समूह उग्र हो गया और दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रवियों ने श्यामपुर बाजार व्यवसायी समिति पूजा पंडाल में मूर्तियों को आग लगा दिया और अन्य पंडालों में भी तोड़फोड़ की। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।
यूपी के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल करीब 25 से 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्य को नामजद किया गया है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए गए हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ किया घटनास्थल का दौरा। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची में आज सुबह कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि यह मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी रांची के रातू और मोरहाबादी इलाके में चल रही है। चाईबासा में भी छापेमारी की खबर है। ईडी रांची और चाईबासा में 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से लगातार पूरे देश से ड्रग के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कोकेन तस्करी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नेटवर्क की पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकेन बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम लोंकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लोंकर शुभू लोंकर का भाई है। इससे पहले न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें थाना केसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जाएगी। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश शेषराघवाचार्य ने सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब भी कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में आती है तो कांग्रेस की सरकार परिवारों के लिए जमीन हड़प लेती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करने जैसा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों के आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहले चरण में वह अल्जीरिया पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे संबंध अल्जीरिया के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के एक स्वागत समारोह में भी शामिल हुई। इस दौरान अल्जीयर्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के बच्चों के साथ भी बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी।
राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इजाहिद और शहीद स्मारक का दौरा भी करेंगे। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी उनकी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को 1 वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। इस याचिका में कोविड-19 वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंता जताई गई थी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई खामी नजर नहीं आती। दिल्ली प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार की पॉलिसी बनाने के अलावा दिल्ली की सरकार ने और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई नीति नहीं बनाई। दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की शुरुआत। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और USISPF के चेयरमैन शॉन चैम्बर्स के बीच हुई बातचीत। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादाजी दगड़ू भुसे ने बताया कि दहिसर, आनंद नगर, एरोली, मुलुंड और वैशाली के टोल प्लाजा पर अब हल्के वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने राइडिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ताओं को रिफंड के लिए उनकी पसंद का तरीका चुनने का विकल्प प्रदान करे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का यह फैसला ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा ओला को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की जाने वाली सभी ऑटो राइड्स के लिए ग्राहकों को बिल या रसीद या इनवॉइस प्रदान करे। भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। भारत 6G प्रौद्योगिकी के पेटेंट की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग अध्ययनों के आधार पर भारत इस मामले में दुनिया में चौथे से छठे स्थान पर है। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने स्थलीय और उपग्रह संचालकों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हस्तक्षेप करने की मांग की है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 17 से 18 अक्टूबर तक होने वाले वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 5वें संस्करण में 30 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। इसमें वे भारत से 117 अरब डॉलर के निर्यात की संभावना को तलाशेंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ नई नियामकीय कार्रवाई हो रही है। इसके तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कंपनी द्वारा अचानक कीमत घटाए जाने पर चिंता जताई है।
और इस समय में एक पत्रकार वार्ता हो रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री पहले इसमें संलिप्त रह चुके हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी की ऊपर लैंड ग्रैब का केस लग चुका है, जो कि बंगलौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आवंटित भूमि के समय से चल रहा था। उसके आधार पर था मूडा स्कैम, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उनके इन्वॉल्व थे। फिर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एडीबी लैंड ग्रैब, जिसमें कि खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे। और इतना ही नहीं है, इससे पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी का नाम आ चुका है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है। तो भूपेश बघेल जी के पास आ चुका है। अर्थात मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और फिर इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा वो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप है। और यह भी याद करिएगा कि वो केस हमारे जमाने में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्ज किया गया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस में सारा शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और चिरयुवा नेता हों या बुजुर्ग नेता हों, सब एक दृष्टि में समान हैं कि गरीब की भूमि कैसे हड़पनी है। सब भ्रष्टाचार में, भूमि हड़पने के आंदोलन में बहुत समान रूप से संलिप्त हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित एक कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो यह कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान हो, सर्वोच्च स्तर तक, मतलब आज वहां चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इन्वॉल्व है, आप कल्पना करिए कि किसी दूसरी पार्टी के या हमारी पार्टी के किसी इस स्तर के नेता पे आरोप लग गया होता तो उसके बाद किस ढंग का वितंडावाद मचाया गया होता। और आज जिस प्रकार की चुप्पी कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के सारे दलों ने साध रखी है, उसके ऊपर हमारा उनसे सीधा सवाल है। और यह साफ दर्शाता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से बनी हुई सरकारी संपत्तियों को हड़पने में ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और सब एक दूसरे को मौन समर्थन दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आप सबको याद होगा, कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें सैकड़ों करोड़ की, मतलब 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक की संपत्ति हो और वो 90 करोड़ की देनदारी में बिक जाए? और वो भी जबकि 3 अखबार उसके थे। आप सब पत्रकार हैं, मैं कहना चाहता हूं 3 अखबार, नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 10 साल इनकी सरकार रही, ज्यादा नहीं, केवल 1-1 करोड़ का विज्ञापन देते रहते तीनों अखबारों को, तो 10 साल में कर्जा उतर जाता 90 करोड़ का। राजीव गांधी फाउंडेशन को 150 करोड़ मिल सकते थे, मगर इनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करने वाले नेशनल हेराल्ड की सोसाइटी को सरकारी विज्ञापन और सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता था, वो 90 करोड़ में बिकना था। तो जो प्रवृत्ति राहुल जी और सोनिया जी में दिख रही थी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी में दिख रही है, वही सिद्धारमैया जी में दिख रही है, वही डीके शिवकुमार जी में दिख रही है। और इस विषय के ऊपर हमारे कर्नाटक की तरफ से भी ये विषय कई बार उठाया गया और ये मामला इतना आसान नहीं है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लहर सिंह सुरैया जी ने इस विषय को टेकअप भी किया हुआ है और वहां पर सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया 2017 से,
उसमें लिखा है टू आस्क द कमेटी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर एंड सजेस्ट द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग ऑफिशियल्स फॉर द डिलीशन ऑफ द लैंड अंडर कैटेगरी ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धारमैया जी हों या खड़गे जी हों, वो जमीन वापस कर रहे हैं तो कोई जमीर नहीं जागा है जो जमीन वापस कर रहे हैं। अदालत की कार्रवाई से में होने वाली जलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस कर रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो कहते थे कि आपकी मोहब्बत की दुकान है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मोहब्बत की दुकान तो किसी भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर की दुकान नजर आ रही है, जहां दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है, जनता की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है और उसके बाद उसको अपने चहेते लोगों को अनुदान दे दिया जाता है। तो मेरा राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। इसलिए हमारा साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी कांग्रेस को जमीन से लगाव है कि जहां जहां सत्ता में आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है। और जिस स्तर तक इनके सभी नेता इसमें आरोपित हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई आइसोलेटेड सिंगल केस है, जिसे एक कहते हैं ना कि एक हो तो समझाइए आके कुपही में यहां भांग पड़ी है, यानी एक कोई हो तो समझाइए। यहां ऐसा लगता कुएं में भांग पड़ी है, या ये 99 के नशे में बहुत मदहोशी थी ना कांग्रेस की, तो ऐसा लगता है कि जमीन को देखकर तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो जब से वो दीवाना बने हैं जो जोश के साथ 99 के खुमार के साथ, तब से वो गजब ढा रहे हैं और जनता पे कितना गजब और कहर ढाया जा रहा है वो हमारा साफ है। इसलिए हम कांग्रेस से सवाल कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि नैतिकता के आधार पे जिन लोगों ने जमीन वापस कर दी, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जब आपने स्वीकार कर लिया कि यह जमीन गलत आवंटित थी और वह भी सीएजी की रिपोर्ट और कई कोर्ट की प्रक्रियाओं के शुरू होने के बाद, राज्यपाल के द्वारा परमिशन मिलने के बाद, तो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और राहुल जी और सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ जमीन वापस करने से काम नहीं चलेगा। यह बताइए कि अगर जमीन वापसी की है तो क्या नैतिक आधार पर आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? धन्यवाद। प्रज्ञा। पहले इस विषय पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नीरज पांडे। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी तो जमीन वापस कर देने से जमीर नहीं लौट जाता। अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, किस तरह से जमीन के घोटाले में संलिप्त है। उनकी निगाहें रहती है कि किस तरह से जमीन को हड़पा जाए और गरीबों की गाढ़ी कमाई पर किस तरह से प्रहार किया जाए। आइए एक्सप्रेस 100 में बढ़ते हैं आगे। ARAI ने ओला इलेक्ट्रिक को 8 अक्टूबर को भेजे गए एक मेले में बॉस सेल से पहले S1 X2 किलोवाट आवर मॉडल के दाम घटाए जाने के बारे में सूचित न किए जाने पर चिंता जताई है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ज़रोधा के को फाउंडर्स नितिन और निखिल कामत देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स नियामकों और सरकार से आपस में मिलकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक MSME क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाने की योजना बना रहा है। MSME सहज डिजिटल इनवॉइस वित्त पोषण योजना है। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर ऋण के लिए आवेदन करने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्वीकृत ऋण को जारी करने की सुविधा दी जाती है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी न्यू एंडोमेंट योजना के लिए प्रवेश आयु को 55 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह बदलाव 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गया है। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान 914 एक सहभागिता वाली एंडोमेंट योजना है और यह सुरक्षा और बचत योजना का दोहरा लाभ मुहैया कराती है। देश की बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक हुंडई मोटर इंडिया का IPO 15 अक्टूबर आम निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। इस IPO के जरिए कंपनी की योजना 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की है। IT कंपनी विप्रो लिमिटेड जल्द ही बोनस इश्यू पर फैसला लेने जा रही है। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 17 अक्टूबर को होगी, जिसमें बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियां दूसरी तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट जारी कर रही है। आज 15 कंपनियां वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट जारी करेगी। इस सप्ताह में कुल 144 कंपनियां अपने नतीजे जारी करेगी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया रैली के निकट सुरक्षा चौकी पर गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति पर बंदूक के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उसके पास 2 बंदूकें और एक उच्च क्षमता वाली मैगजीन पाई गई। एरिजोना के प्रेस्कॉट वैली में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चुने जाने पर 10,000 अतिरिक्त सीमा गश्ती एजेंटों को नियुक्त करने का वादा किया, जिसके आव्रजन पर कमला हैरिस की आलोचना और बढ़ गई। उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल से मरीजों को गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले 12 घंटों में अभियान चलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा के तूफान मिल्टन से हुए नुकसान का जायजा लिया, जो हाल के हफ्तों में निचले इलाकों में आने वाला दूसरा तूफान है, क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ने, ईंधन की कमी और बिजली की कटौती ने सफाई के प्रयासों को और प्रभावित किया है। तूफान मिल्टन के कारण लगभग 17 लोगों की मौत हो गई है। तूफान के बाद मलबे के ढेर बढ़ गए और कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली और ईंधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। बाइडेन के प्रशासन के निवासियों और स्थानीय सरकारों को खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए संघीय सहायता को मंजूरी दी है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।